रोलेक्स दुनिया के बड़े और महंगे तरीन ब्रांड्स में से एक है। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो वो तकरीबन बनती है 8 बिलियन यूएस डॉलर्स। इस ब्रांड की तारीख की बात की जाए तो वो तकरीबन 100 साल पुरानी है और ये कहानी शुरू होती है कि यतीम बच्चे से जिसकी तमाम तर विरासत उससे चोरी कर ली गई। इन मुश्किल तरीन हालात में इस बच्चे के पास कुछ नहीं था सिवाय इसके हौसले के, और इसी हौसले के पीछे इस छोटे से बच्चे ने ना सिर्फ अपना घर बार छोड़ दिया बल्कि एक दूसरे मुल्क में जा बसा। कुछ साल धक्के खाने के बाद इस बच्चे ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट फॉलो किया और घड़ियां बनाने की एक ब्रांड का आगाज किया। उस वक्त इस बच्चे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घड़ियों के जिस ब्रांड का उसने आगाज किया है वो आने वाले वक्तों में मॉडर्न डे वॉचेस का पायनियर बन जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया को रोलेक्स वॉच देने वाले हांस विल्डॉफ की। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हांस की पैदाइश 22 मार्च 1881 को जर्मनी के एक इलाके कुम्बाक में हुई। इसकी मां का नाम एना और इसके वालिद का नाम था जोहान डैनियल विल्सडॉफ। हांस अपने 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। इसके वालिद का एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था जो कि इसके दादा की विरासत से इसके वालिद के पास आया था। 1892 में हांस की वालिदा एना का इंतकाल हो गया। अगले ही साल 1893 में हांस का वालिद जोहान डैनियल भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। नतीजा 12 साल की उम्र में हांस यतीम हो गया। जैसे ही हांस के वालिदैन का इंतकाल हुआ तो उसके चचा ने तमाम तर फैमिली बिजनेस को बेचा। मिलने वाले पैसों से कुछ रकम हांस और उसके बहन भाइयों की एजुकेशन के लिए मुख्तस किए और इन तीनों बहन भाइयों को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी हांस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। एक तो वो उस इलाके का नहीं था और दूसरा उसके मजहब की वजह से बोर्डिंग स्कूल के अक्सर बच्चे हांस का मजाक उड़ाया करते थे। इन हालात से तंग आकर हांस ने अपना स्कूल चेंज कर लिया। ये नया स्कूल हांस को काफी ज्यादा रास आ गया। हांस का शुमार स्कूल के ब्राइट स्टूडेंट्स में होने लगा। मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस में हांस को काफी ज्यादा अबूर हासिल हो गया। यूं कह लीजिए कि ये दोनों सब्जेक्ट्स हांस के फेवरेट तरीन सब्जेक्ट्स थे। स्कूल में हांस का एक दोस्त बना। यह लड़का स्विट्जरलैंड के शहर लशे डिफॉन का रहने वाला था। यह लड़का हांस को अपने शहर की कहानियां सुनाता कि कैसे उसके शहर में घड़ियां बनाने का बिजनेस कई सालों से जोरों शोर से जारी है। ये तमाम बातें सुनकर हांस को ये शहर काफी ज्यादा पसंद आ गया। फिर एक दिन हांस ने तंग आकर अपनी स्कूल की जिंदगी छोड़ी और मूव आउट कर गया स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में। 19 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा के अंदर हांस को उसकी पहली नौकरी मिली। ये नौकरी थी बतौर अप्रेंटिस एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में काम करना। ये कंपनी मुख्तलिफ जगहों से पर्ल्स खरीदती, उनकी सफाई सुथराई करती, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करती और उसके बाद ये सारे पर्ल्स मुख्तलिफ ज्वेलर्स को बेच देती। इस कंपनी में जॉब करते हुए हांस ने ये सीखा कि किस तरीके से ये कंपनी अपना तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रही लेकिन एक जगह से माल उठाकर दूसरी जगह सप्लाई करके अच्छे खासे पैसे कमा रही है। इस कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल को और तमाम तर बिजनेस आइडियाज को हांस ने सीख लिया। फिर एक दिन हांस को इसके एक दोस्त का खत मौसूल हुआ। इस खत में इसके दोस्त ने इसे कंपनी में जॉब ऑफर की। इस कंपनी का नाम था खूनो कॉटन। खूनो कॉटन उस वक्त के बिगेस्ट हाई क्वालिटी वॉच मेकर्स या वॉच मेकिंग कंपनीज में से एक थी। ये कंपनी बेस करती थी लशे डिफॉन में, वो शहर जहां पर हांस हमेशा से जाना चाहता था। अब प्रॉब्लम ये था कि जिस कंपनी में ऑलरेडी हांस काम कर रहा था वहां पर वो ज्यादा पैसे कमा रहा था। खूनो कॉटन में अगर वो जाता तो उसकी सैलरी कम होती, लेकिन हांस को चूंकि हमेशा से लशे डिफॉन शहर में जाना था और घड़ियों की तरफ भी उसका इंटरेस्ट काफी अरसे से डेवलप हो चुका था। ये सब मद्देनजर रखते हुए हांस ने बिल आखिर लशे डिफॉन की तरफ सफर शुरू कर दिया। साल 1900 में हांस इस शहर जा पहुंचा। खूनो कॉटन में जो उसे नौकरी मिली वो थी इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट और क्लर्क की। इसके अलावा हांस को एक और काम ये भी दिया गया कि वो पूरे दिन में कई घड़ियों को चाबी भी देता और ये भी चेक करता कि तमाम तर घड़ियां सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। ये नौकरी करते हुए घड़ियों की दुनिया में हांस ने न सिर्फ कदम रखा बल्कि हर तरह की घड़ी के बारे में उसके नॉलेज में बेपनाह इजाफा हुआ। हांस को ये पता चल गया कि कौन सी घड़ी किस तरीके से बनाई जाती है और वो किस तरह से काम करती है। हांस ने खूनो कॉटन में 2 साल काम किया और उसके बाद उसे जर्मनी की फौज ज्वाइन करने
करनी पड़ी जंग लड़ने के लिए। यह जंग खत्म हुई तो हांस मूव आउट कर गया लंदन। लंदन में हांस को एक और वॉच मेकिंग कंपनी में अच्छी खासी नौकरी मिल गई। ये वॉच कंपनी भी काफी ज्यादा बड़ी थी और ये काफी महंगी घड़ियां तैयार करती थी। हांस को यहाँ पर नौकरी मिली कि किस तरीके से घड़ियों की सेल्स में इजाफा करना है। इस कंपनी में भी हांस ने 2 साल नौकरी की। हांस ने तरक्की भी की। इसने अपनी कंपनी को कई नए क्लाइंट्स भी दिए। लेकिन इसी के साथ साथ इस कंपनी में जॉब करते हुए हांस अपने जहन में ये प्लान भी बना रहा था कि कैसे उसे अपनी खुद की जाती एक घड़ियां बनाने वाली कंपनी का स्टार्ट लेना है। उन्हीं जमानों में हांस की मुलाकात फ्लोरेंस से हुई, जो कि कुछ ही अरसे बाद उसकी बीवी भी बन गई। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर हांस ने बात की अपने बहनोई डेविस से। अब हांस के पास थ्योरेटिकली घड़ियों से रिलेटेड हर चीज का नॉलेज मौजूद था। वो लैक कर रहा था तो सिर्फ कैपिटल या फाइनेंसेस में। हांस को उसका बिजनेस शुरू करने के लिए जो फाइनेंस मिला वो मिला उसके बहनोई डेविस की तरफ से। डेविस को इस बात का यकीन था कि हांस चूंकि घड़ियों का कीड़ा बन चुका है, लिहाजा हांस अपने घड़ियों की कंपनी बनाने के ड्रीम प्रोजेक्ट को खड़ा करने में कामयाब हो जाएगा। 1905 में इन दोनों ने अपनी इस कंपनी की बुनियाद रखी और इसका नाम था विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड। कुछ ही सालों बाद इस कंपनी का नाम तब्दील होकर बना रोलेक्स। इस कंपनी ने घड़ियां बनानी शुरू की और उसके बाद ये घड़ियां मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गईं। इस कंपनी का मेजर बेंचमार्क ये था कि ऐसी घड़ी बनाई जाए जो कि क्वालिटी में तो अच्छी हो लेकिन साथ ही अफोर्डेबल भी हो। उन जमानों में मर्द सिर्फ पॉकेट वॉचेस का इस्तेमाल किया करते थे। ये घड़ियां टाइम तो एक्यूरेट बताती थी लेकिन ये साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती थी। रिस्ट वॉचेस सिर्फ खवातीन पहना करती थी एज अ ज्वेलरी आइटम। रिस्ट वॉचेस साइज में छोटी होती थी। इनके अंदर टेक्निकल फ्लॉज होते थे जिसकी वजह से आइदर ये टाइम ज्यादा तेज बता दिया करती थी या फिर ज्यादा स्लो। दूसरी तरफ हांस को पॉकेट वॉचेस से शदीद किस्म की एलर्जी थी। उसे कोफ्त महसूस होती थी कि बार बार जेब में हाथ डालकर घड़ी को बाहर निकाला जाए और फिर टाइम देखा जाए। उस वक्त जितनी भी घड़ियां बनाने वाली कंपनीज थी उनमें एक और स्टीरियोटाइप भी काफी ज्यादा मशहूर था। वो ये था कि कोई ऐसी रिस्ट वॉच नहीं बनाई जा सकती जो कि एक्यूरेट टाइम बताए। उन्हीं जमानों में हांस ने ये बात भी प्रेडिक्ट कर दी कि आने वाले वक्तों में पॉकेट वॉचेस बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाएंगी। कोई इनका इस्तेमाल नहीं करेगा और क्या मर्द और क्या औरत, हर कोई रिस्ट वॉच ही पहनेगा। अपनी इसी प्रेडिक्शन के पीछे हांस एक परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाने के पीछे लग गया। इस मकसद के हसूल के लिए हांस ने यूरोप के कई ममालिक में ट्रेवल किया। घड़ियां बनाने वाले कई माहिरीन से वो खुद जाकर मिला। इन लोगों से हांस ने घंटों गुफ्तगू की। इसके बाद हांस ने अपनी कंपनी के बैनर के नीचे रिस्ट वॉचेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक हांस रिस्ट वॉचेस बनाए चले जा रहा था। जहन में उसके यही था कि उसने एक परफेक्ट रिस्ट वॉच क्रिएट करनी है या बनानी है। कुछ ही अरसे बाद हांस को अच्छे खासे क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो गए। 1908 में हांस की कंपनी इंग्लैंड की चंद बड़ी घड़ियां बनाने वाली कंपनी बन गई। 1908 में ही हांस ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हांस को नाम चाहिए था छोटा, क्लासी और आई कैचिंग। कंपनी के नए नाम को फाइनलाइज करने के लिए भी हांस को काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन इवेंचुअली उसने जो नाम फाइनलाइज किया वो था रोलेक्स। रोलेक्स का ब्रांड जैसे ही मार्केट में आया तो ये धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गया। लंदन के अमीर तबके में रोलेक्स की वॉचेस काफी ज्यादा पॉपुलर और फेमस हो गईं। हांस का धंधा अपने पूरे अरूज पर था जब दुनिया में पहली जंगे अजीम का स्टार्ट हो गया। इस जंग की वजह से जहां पर दूसरी कई वॉच मेकिंग कंपनीज को ताले लग गए, वहां पर रोलेक्स की सेल में कोई कमी नहीं आई। रीजन बड़ा सिंपल सा था कि रोलेक्स की टाइम एक्यूरेसी कमाल की थी। पहली जंग अजीम के दौरान कई फौजियों को भी रोलेक्स की ही घड़ियां दी गईं टाइम देखने के लिए। इन तमाम हालातों वाकयात ने भी रोलेक्स की सेल्स में मजीद इजाफा किया और रोलेक्स दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। प्रिसीजन ऑफ टाइम की वजह से रोलेक्स को दुनिया भर की सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हो गईं। अब जब हांस के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था तो उन्हीं दिनों में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उन तमाम कंपनीज के ऊपर जो के अक्रॉस द बॉर्डर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती हैं 33% का एक नया टैक्स लगा दिया। 33% के टैक्स का सुनकर हांस परेशान हो गया। हांस के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। उसने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर को इंग्लैंड से शिफ्ट कर दिया स्विट्जरलैंड। इसके अलावा इस शिफ्टिंग की एक और मेजर रीजन थी हांस का नाम। जंग जारी थी और इंग्लैंड के लोगों में जर्मन से रिलेटेड काफी ज्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो चुकी थी। हांस का तो नाम ही ऐसा था कि जिसे सुन या पढ़कर साफ पता चल जाता था कि ये शख्स जर्मन है। सो जर्मन निजात होने की वजह से हांस के लिए अब इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया था। उन्हीं जमानों में हांस ने अपनी कंपनी विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड का नाम चेंज करके रख दिया रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये नाम मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया था।
कंपनी का नाम चेंज करने के बाद हांस ने रोलेक्स का मशहूर जमाना ट्रेडमार्क लोगो 5 सितारों वाला ताज उसको भी रजिस्टर करवा दिया। ये लोगो अब आपको हर ओरिजिनल रोलेक्स के डायल के ऊपर इनकार्व्ड नजर आता है। जिनीवा में अपना ऑफिस शिफ्ट करने के बाद हांस ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि किस तरीके से रोलेक्स की घड़ियों में मजीद क्वालिटी पैदा की जाए। अब ऐसी घड़ियां बनाई जाएं जो कि डस्ट, प्रेस्पिरेशन, वाटर, हीट और कोल्ड का सामना करने के बावजूद टाइम की प्रिसीजन में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज ना होने दें। 1926 में रोलेक्स ने अपनी नई घड़ी रोलेक्स ऑयस्टर को मुतारिफ करवाया। इस घड़ी ने वॉच मेकिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये घड़ी दुनिया की सबसे पहली वाटर प्रूफ रिस्ट वॉच थी। मजे की बात यह है कि इस घड़ी की फुल फ्लेज सेल्स को हांस ने रोके रखा। हांस एक परफेक्ट मौका चाहता था कि किसी तरीके से इस घड़ी के बारे में दुनिया को बताया जाए। ये परफेक्ट मौका हांस को दिया लंदन की एक औरत ने। इस खातून का नाम था मर्सिडीज ग्लैडिस। इस खातून की पॉपुलैरिटी का रीजन बना कि इसने वो इंग्लिश चैनल, वो वाटर बॉडी जो कि 20.5 मील लंबी थी और जो वाटर बॉडी इंग्लैंड और फ्रांस के बॉर्डर्स को एक दूसरे के साथ अलग करती थी, उसे अकेले तनहा स्विम करके क्रॉस किया था। ये खातून ये काम कर चुकी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस खातून की इस एफर्ट के ऊपर यकीन नहीं था। लिहाजा इस खातून ने दोबारा से इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का ऐलान किया। हांस को जब इस खातून के इस चैलेंज का पता चला तो उसने सिर्फ एक काम किया। उसने इस खातून को रजामंद किया कि खातून अपने गले में रोलेक्स ऑयस्टर की घड़ी बांध कर स्विम करे। इस खातून ने अपना ये चैलेंज तो परफॉर्म किया, लेकिन ये इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो सकी। ये 10 घंटे तक पानी में रही, स्विम करती रही। पानी का टेम्परेचर इंतहाई फ्रीजिंग था। इसके बावजूद ये खातून ऑलमोस्ट ये इंग्लिश चैनल दोबारा से स्विम करके क्रॉस करने ही वाली थी, लेकिन मौसमी हालात और पानी के शदीद तरीन टेम्परेचर की वजह से ये नाकाम हो गई। ये खातून अपनी इस एफर्ट में ऑलमोस्ट मरते मरते बची। अब इस खातून को तो पानी में से निकाल लिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ हांस का काम हो गया। रोलेक्स ऑयस्टर 10 घंटे पानी में रहने के बावजूद परफेक्ट कंडीशन में अपना काम करती रही। जब लोगों को रोलेक्स ऑयस्टर की इस क्वालिटी का पता चला तो वो लोग इस घड़ी के पीछे पागल हो गए। अपनी घड़ी के इस कारनामे की खबर हांस ने लंदन के तमाम बड़े बड़े अखबारात के फ्रंट पेज पर बतौर खबर भी लगवा दी। बस उसके बाद क्या था, इससे एक वाकये ने रोलेक्स को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। इसके अलावा हांस ने क्या किया कि रोलेक्स के जितने भी आउटलेट्स थे उनकी मेन खिड़की के ऊपर पानी का एक छोटा सा टब इंस्टॉल किया। इस पानी के अंदर मछलियों को डाला और साथ ही डाल दी रोलेक्स ऑयस्टर की एक एक घड़ी। सामने से गुजरने वाली आम जनता पानी के टब को देखती, पानी को देखती, मछलियों को देखती और फिर इन सब के बीच में लटकी हुई रोलेक्स की इस घड़ी को देखती। हर किसी को पता चल गया कि रोलेक्स ऑयस्टर मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ है। इस जीनियस स्ट्रेटेजी ने हांस के लिए वंडर्स किए। 1928 में हांस ने रोलेक्स वॉचेस की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेपनाह पैसा खर्च किया। अपनी घड़ी का ब्रांड एम्बेसडर उसने बनाया लंदन की मशहूर जमाना मॉडल को। इस टॉप ब्रिटिश मॉडल का नाम था एवेलिन लेन। एवेलिन ने रोलेक्स की घड़ी पहनकर कई फोटो शूट्स किए। 1933 में रोलेक्स की वॉचेस एक मर्तबा फिर काफी मशहूर हुई। रीजन थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने रोलेक्स की ही वॉचेस को पहना हुआ था। इस क्रू को भी किसी भी एक घड़ी में टाइम की प्रिसीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1935 में मशहूर जमाना ड्राइवर मैल्कम कैम्बल ने 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव किया। इस वेंचर के दौरान मैल्कम ने भी रोलेक्स की ही घड़ी पहनी हुई थी, लिहाजा रोलेक्स की घड़ी मजीद मशहूर हो गई। 1931 में रोलेक्स ने रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल घड़ी को रिलीज किया। ये घड़ी वाटर प्रूफ तो थी ही, साथ ही ये बनी दुनिया की सबसे पहली सेल्फ वाइंडिंग घड़ी। इससे पिछले मॉडल रोलेक्स ऑयस्टर में सिर्फ एक ही मसला था, इस घड़ी को बार बार खुद से ही वाइंड करना पड़ता था। रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल के आने के बाद ये मसला भी हल हो गया। इसके बाद जब दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हुई तो इस जंग की वजह से रोलेक्स को काफी ज्यादा बड़ा धचका लगा। हांस जर्मन था और दूसरी जंग अजीम के दौरान ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को ही जर्मन से नफरत हो गई। हांस के लिए अपनी घड़ियों को एक्सपोर्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। घड़ियों की एक्सपोर्ट में उसे डबल से ट्रिपल पैसे खर्च करने पड़ गए। जहां कारोबारी सतह के ऊपर हांस को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना था, हांस को पर्सनल जिंदगी में यह धचका लगा कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अपनी बीवी की याद में हांस ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसका नाम था विल्सडॉर्फ फाउंडेशन। अपने मरने से पहले हांस ने रोलेक्स कंपनी की तमाम यानी कि 100% ओनरशिप विल्सडॉर्फ फाउंडेशन के अंडर कर दी। ये चैरिटी फाउंडेशन आज भी रोलेक्स कंपनी को ऑन करती है। रोलेक्स कंपनी
कंपनी ना तो पब्लिक हो सकती है, ना ही बेची जा सकती है और ना ही इसे किसी भी किस्म का टैक्स पे करना पड़ता है। रीजन कि ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। जैसे ही दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद रोलेक्स की सेल्स में बेपनाह इजाफा हुआ। ये सेल्स एक साल में तो 1000% तक चली गईं। यानी कि उस साल रोलेक्स ने इतनी घड़ियां बेची जितनी उन्होंने पिछले 20 सालों में बेची थीं। रोलेक्स अपनी घड़ियों में हर साल नई जिद्दत भी लाता चला गया। घड़ियों के डायल के अंदर ही तारीख भी दी गई, सेकंड्स भी दिए गए, हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है वो भी आ गया। रोलेक्स की तरफ से डीप डाइविंग वॉचेस को भी बनाना शुरू कर दिया गया। 1960 में हांस विल्डॉफ का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी खड़ी की हुई रोलेक्स की कंपनी आज भी कायमो दाइम है। हांस ने घड़ियों की दुनिया में जो जिद्दत दी उसका कोई दूसरा मुकाबिल मौजूद नहीं। एक यतीम लड़के ने छोटी सी उम्र में ख्वाब देखा, उसने अपनी ख्वाब की ताबीर को पाने के लिए बेपनाह मेहनत की, अपने दिन रात एक कर दिए और फिर आखिर अपने ख्वाबों की ताबीर को पाने में कामयाब भी हो गया। और दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिए।